आज इस वीडियो के माध्यम से अपन एबीजी की रिपोर्ट देखना सीखेंगे। ओके, एबीजी मतलब आर्टेरियल ब्लड गैसेज। आपने देखा होगा आर्टेरियल ब्लड गैसेज एबीजी की रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट से अपन कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे उससे अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं, इन सभी चीजों को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक रिपोर्ट है। ओके, क्या है? एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके, उस रिपोर्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एपीजी की रिपोर्ट होती कैसे। देखिए यहां पे ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे पीएच होती है, ओके, जैसे CO2 होती है, पीसीओ2 जैसे बोल सकते हैं, पीओ2 होती है, एचसीटी होता है परसेंटेज के रूप में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, लैक्टोज, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन दोस्तों, यदि किसी पेशेंट का अपने को सिर्फ एसिड बेस बैलेंस देखना है तो अपने को इतनी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ चार चीजें देखनी है। यदि सिर्फ एसिड बेस बैलेंस देखना है तो वहां पे सबसे नंबर 1 अपन देखेंगे पीएच, नंबर 2 अपन देखेंगे CO2, नंबर 3 देखेंगे अपन PO2 एंड नंबर 4 देखेंगे अपन HCO3। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उन चीजों की यहां पे अपने को नीड नहीं है। उन सभी चीजों की नीड होती है जब पेशेंट किसी वेंटिलेशन पे हो, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन वगैरह पे हो, और अपने को जब रिपोर्ट का वेट नहीं कर सकते, इनिशियली बार बार उसके जो ये सारी वैल्यूज है वो डिस्टर्ब हो रही है, तब बार बार अपन जल्दी से सैंपलिंग करके और उसके बाद इन रिपोर्ट को इंटरप्रेट करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं। ओके, आज की वीडियो में अपन आर्टेरियल ब्लड गैसेज के अंदर एसिड बेस बैलेंस को देखना समझेंगे। ओके, और जब अपने को एपीजी के अंदर एसिड बेस बैलेंस देखना है, उस कंडीशन में आपको सिर्फ चार चीजें देखनी है। नंबर 1 पीएच, जो कि किसी नॉर्मल पर्सन की, यानी बोल सकते कि ब्लड की, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड गैसेज के अंदर जो अपन सैंपल लेते हैं वो आर्टरी का सैंपल लेते हैं। ओके, तो यहां पे जब सैंपलिंग करते हैं आर्टरी से ब्लड से, तो यहां पे ब्लड का पीएच देखेंगे जो कि नॉर्मल 7.35 से 7.45 होता है, क्योंकि अपनी बॉडी का पीएच 7 होता है और ब्लड का पीएच बॉडी की पीएच से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए ब्लड को अपन स्लाइटली एल्कालाइन बोलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखेंगे CO2। और CO2 की जो नॉर्मल रेंज होती है अपने ब्लड में वो 35 से लेके 45 तक होती है। PO2 की जो वैल्यूज होती है, ऑक्सीजन की वैल्यूज होती है, वो 80 से 100 होती है अपने ब्लड में, और HCO3 की जो वैल्यू होती है वो 22 से 26 होती है। ओके, अब यहाँ पे नंबर 3 की वैल्यूज को भी आप हटा सकते हैं, है ना। यदि आप सिर्फ और सिर्फ तीन वैल्यू माइंड में रखिए, पीएच, CO2 एंड HCO3, इन्हीं तीन वैल्यूज से ही आप पता लगा सकते हैं यहाँ पे कि इसको किस प्रकार का एसिड बेस इम्बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपन एबीजी को देख पाते हैं। ओके, ठीक है, यहां से अपन समझने की कोशिश करेंगे। ओके, यहां से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि एबीजी से कैसे अपन पता लगा सकते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ओके, ओके, सबसे पहले अपने को देखना है पीएच को। देखिए यहां पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की, आपको तीन वैल्यू देखनी है, बट उनमें से पहली वैल्यू क्या देखनी है आपको? पीएच देखना है। पीएच नॉर्मल 7.35 से लेके 7.45 तक होता है दोस्तों। यदि 7.35 से कम हो रहा है पीएच, तो उस पीएच को अपन बोलेंगे कि इस बॉडी का पीएच कैसा है? एसिडिक है। मान लीजिए उसका पीएच बढ़ रहा है, 7.45 से अबोव होता जा रहा है, तो अपन समझेंगे कि उसका पीएच कैसा हो रहा है? बेसिक हो रहा है, एल्कलाइन की तरफ जा रहा है ना। यानी एसिडिक है या एल्कलाइन है, उसको एल्कलाइन की तरफ जा रहा है या फिर एल्कालोसिस हो रहा है। यदि 7.35 से कम हुआ तो एसिडोसिस, 7.45 से अबोव हुआ तो एल्कालोसिस। नंबर 1 चीज देखना, आप समझ गए। आप एबीजी की रिपोर्ट देखते ही आप पता लगा सकते हैं, यदि इसका पीएच कम है तो ये पीएच कैसा होगा, ये रिपोर्ट कैसी होगी? एसिडिक होगी। यदि 7.45 से अबोव है तो इस एबीसी की रिपोर्ट कैसी होगी? एल्कालोसिस वाली होगी। ओके, समझ गए आप। नंबर 2 आपको देखना है CO2। ओके, मान लीजिए किसी पेशेंट को CO2 की रिपोर्ट वहां पे नॉर्मल है, यानी CO2 की रेंज नॉर्मल है,
तो वहां पे रेस्पिरेटरी कंडीशंस कुछ भी नहीं है। ओके, यदि वहां पे HCO3 नंबर 3 HCO3 देखेंगे, यदि HCO3 की वैल्यूज डिस्टर्ब है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे किसकी प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। आपको नंबर 1 से आपने पीएच देख लिया था, नंबर 2 आप CO2 देखेंगे, CO2 में प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। जब HCO3 में प्रॉब्लम है वो कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है। यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो CO2 में डिस्टर्ब होगा, जब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगी तो HCO3 में प्रॉब्लम होगी। ओके, यदि मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर आपको देखना है तो रेस्पिरेटरी में आपको फिक्स ध्यान रखना है कि एक सूत्र ध्यान रख लीजिए, आप फिक्स एक सूत्र ध्यान रख लीजिए, ROME। ROME, R का मतलब रेस्पिरेटरी, O का मतलब अपोजिट, M का मतलब मेटाबॉलिक, E का मतलब इक्वल। यानी रेस्पिरेटरी अपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल। यदि आपको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो जब पीएच बढ़ रही है तो CO2 क्या होगी, घटेगी। यानी यहां पे जो वैल्यूज है आपको जब फिक्स हो गया कि पीएच फर्स्ट वैल्यू है, ओके, फर्स्ट वैल्यू पीएच है और सेकंड वैल्यू यदि CO2 है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यदि सेकंड वैल्यू HCO3 में डिस्टर्ब है तो मेटाबॉलिक है। फिक्स है, बट इसमें ध्यान रखिएगा कि जब जब पीएच बढ़ेगी तब तब PCO2 कम होगी, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती है। यानी इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस हो जाएगा। जब पीएच बढ़ेगा CO2 कम होगा, इसका मतलब रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस है, क्योंकि पीएच बढ़ी हुई है इसलिए एल्कालोसिस है, और CO2 में प्रॉब्लम है इसलिए रेस्पिरेटरी कंडीशंस होगी। मान लीजिए पीएच घट रही है तो CO2 बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ये, और प्रॉब्लम CO2 में है इसलिए रेस्पिरेटरी है, और पीएच कम हो रही है इसलिए एसिडोसिस है। इसीलिए इस कंडीशन को अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दो कंडीशंस हो गई है। नंबर 3 मेटाबॉलिक इक्वल, ये सूत्र मैंने बताया मेटाबॉलिक इक्वल, यानी मेटाबॉलिक में जिधर पीएच जाएगी उधर ही HCO3 जाएगी, क्योंकि सबसे पहले अपन ने देख लिया था प्रॉब्लम कहां है, HCO3 में है। तो HCO3 में है तो फिक्स है कि पीएच बढ़ेगी तो HCO3 भी बढ़ेगी, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस बोलेंगे दोस्तों। यदि पीएच कम हो रही है तो HCO3 भी कम होगी, मतलब क्या हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा दोस्तों। ओके, समझ गए आप मेरी बात को। इसी तरीके से आप एसिड बेस बैलेंस को देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक एबीसी की लॉन्ग वीडियो बनाई है, इस वीडियो से अच्छे से नहीं समझ में आया है तो उस लॉन्ग वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, वहां से डेफिनेटली आपको कुछ अच्छी चीजें समझ में आएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।